हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यदि आपने इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो था जिसमें मैंने हर चैप्टर जो आपके सब्जेक्ट में हैं उन्हें एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज दिया है, वो आप देख लीजिए। उसके बाद आप चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम इस चैप्टर की रिवाइज करेंगे। जैसे in the civics textbook of the previous classes, we saw many reasons why rules are necessary in our life. इसके पहले civics के जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं क्लास 6th में, उस पर हमने जाना कि रूल्स क्यों ज़रूरी है। हमने सोसाइटी के बारे में पढ़ा और फिर जाना एक सोसाइटी को संभालने के लिए रूल कितना इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। We follow norms and rules in order that the activities in the family or school or village or city are carried out smoothly. हम रूल्स या फिर जो भी नॉर्म्स बनाए जाते हैं उन्हें इसलिए मानते हैं क्योंकि जितनी भी हमारी फैमिली में, स्कूल में, हमारे गांव में, सिटी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो अच्छे से हो, वो स्मूथली हो। देयर आर नो रूल्स इन अ फैमिली। किसी फैमिली में कोई रूल नहीं होता है। हाउएवर देयर आर नॉर्म्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली। किसी भी फैमिली में कोई रूल नहीं होता है, कोई लीगली साइन करके कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है किसी फैमिली में, लेकिन वहाँ नॉर्म्स होते हैं जिसे हम हिंदी में कहते हैं संस्कार। कि हमारे संस्कार होते हैं जिसमें हमें सिखाया जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। देयर आर रूल्स इन अ स्कूल रिगार्डिंग एडमिशन, यूनिफॉर्म एंड स्टडीज़। आप किसी भी स्कूल में जाओगे तो वहाँ भी कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ एडमिशन का प्रोसीजर होता है, फिर कैसा यूनिफॉर्म पहनना है, पढ़ाई में क्या करना है क्या नहीं करना है, एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको माननी ही पड़ती है। डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स आर डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स ऑल्सो हैव देयर ओन रूल्स। आप किसी कॉम्पिटिशन में भी पार्ट लेंगे तो उसमें भी अपने रूल्स होते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर विलेज और सिटी इज़ ऑल्सो कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विथ रूल्स। और कोई भी सिटी हो, विलेज हो, उसका भी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो भी रूल से होता है। ये भी हमने क्लास 6 के सिविक्स में पढ़ा था, कैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किस तरीके से रूरल एरिया, अर्बन एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। सिमिलरली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री इज़ कैरिड आउट थ्रू अ सिस्टम ऑफ रूल्स। इसी तरह हमारी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो भी कुछ रूल्स के थ्रू ही होता है। Similarly, the rules regarding family, school, village, or city are limited in nature, but the rules or provisions about the administration of a country are much wider in scope. किसी भी फैमिली का रूल, स्कूल का रूल या फिर किसी भी छोटे विलेज का, सिटी का रूल्स जो हम खुद बनाते हैं, ऐसे रूल्स की बात हो रही है यहाँ पे, वो सब लिमिटेड होते हैं और उसमें इतना कंपल्शन भी नहीं होता है। वो आपको मानने हैं आप मानो, आपको नहीं मानना है मत मानो। कुछ रूल्स कंपलसरी भी होते हैं लेकिन वो लिमिटेड होते हैं। लेकिन किसी भी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के जो रूल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको इस क्लास 6 में भी पढ़ाया था कि एक कंट्री को संभालने के लिए, मतलब उसके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए कितने सारे मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं, क्या वे से वो सेलेक्ट होते हैं, कितनी पावर होती है, ये सारी चीज़ें रूल्स में ही आता है। तो जो रूल है एक कंट्री को संभालने का वो लिमिटेड नहीं होता, वो बहुत ही वाइड होता है। The meaning of Constitution. The book in which all the provisions regarding the administration of a country are mentioned together in a systematic way is called Constitution. Constitution एक ऐसी बुक होती है जिसमें सारे प्रोविजंस हैं। किस चीज़ के प्रोविजंस है कि एक कंट्री को किस तरीके से संभाला जाए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से किया जाए, वो सारी चीज़ें मेंशन्ड है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। This makes the Constitution a written document of the provision related to the administration of the country. और ये एक कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं जो बताएंगे कि कंट्री को आप किस तरीके से एडमिनिस्टर कर सकते हो, संभाल सकते हो।
गवर्नमेंट established by the representatives इलेक्टेड बाय द पीपल। हमारी जो गवर्नमेंट होती है उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। आप खुद सोचिए, ठीक है गवर्नमेंट का हमने फॉर्मेशन कर दिया, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो नेचुरली फॉर्म हुई बॉडी तो नहीं है, लिविंग बॉडी तो नहीं है, एक आर्टिफिशियल बॉडी है। तो ऑब्वियसली हमें लोग चाहिए जो उस गवर्नमेंट को संभालेंगे, नहीं तो एक गवर्नमेंट कैसे चलेगी लोगों के बिना। इसीलिए जितने भी लोग होते हैं, जितने भी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री होते हैं, वो सब इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, वोटिंग करते हैं और फिर अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को संभालते हैं। इट इज़ बाउंड टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे कंट्री का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही संभालना पड़ेगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होगा। द रूल्स एंड प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर द बेसिक और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। जो भी रूल्स या जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी राइट्स दिए हुए हैं या जिस तरीके की भी चीज़ें उसमें दी हुई है, यही सब हमारा लॉ है। हमारा फंडामेंटल मतलब सबसे पहला लॉ, सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया है। While making law, the government is bound to follow the constitution. अब आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन तो कर दिया, अब उसके बाद क्या होता है, टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, टाइम के साथ बहुत सारे चेंजेस आते हैं और बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए हैं। एक्ट्स मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एक्ट है। जैसे किसी ने कोई क्राइम किया तो उसके आईपीसी का एक्ट बनाया गया है उसके लिए, या फिर जो भी माइनॉरिटी हैं जैसे SC STs हैं उनके लिए एक एक्ट बनाया गया। इस तरीके से एक्ट्स भी बने हैं और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड ही बने हैं। तो ये इस लाइन का यही मतलब होता है कि कोई भी लॉ हमारी गवर्नमेंट खुद से बनाती है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। If it does not do so, then the judiciary can declare those laws null and void or unconstitutional। और यदि जो लॉ मेकर्स हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके लॉ नहीं बनाते हैं, तो हमारी जो जुडिशरी है उसके पास ये अधिकार है कि वो लॉ को नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मतलब होता है कि वॉइड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो स्टार्टिंग से ही अनलॉफुल डिक्लेयर हो जाती है, या अनलॉफुल नहीं तो स्टार्टिंग से ही उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी, वो पास नहीं होगी। तो हमारी जो जुडिशरी है उसके पास ये हक होता है कि वो उसे नल और वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे। नाउ आप सबको मैं थोड़े इसमें आपके बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं जो वर्ड्स आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी आपके लिए एक नया ही वर्ड है, नल हो गया, वॉइड हो गया। इसके मीनिंग मैं आपको समझा रही हूँ, पर साथ ही साथ ये मेरा सजेशन है कि आप इन वर्ड्स का जो मीनिंग है डिक्शनरी से ढूंढिए और लिखिए, इससे आपकी ही वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी। और एग्ज़ाम्स में भी आप इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करेंगे तो जो चेकर होगा आपको मार्क्स भी ज़्यादा देगा। नाउ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस क्या क्या होते हैं? द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अबाउट डिफरेंट थिंग्स। सिटीजनशिप, द राइट ऑफ सिटीजन्स, द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड द स्टेट, सब्जेक्ट्स ऑफ द लॉज टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट, इलेक्शन, रेस्ट्रिक्शन ऑन गवर्नमेंट, जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें दी हुई है, तो जैसे आपको एग्जांपल दिया, सिटीजनशिप के बारे में लॉ है। सिटीजनशिप मतलब राइट ऑफ सिटीजन्स कि किस आदमी को सिटीज़न डिक्लेयर किया जाएगा। हर आदमी जो हमारे इंडिया में रहता है वो सिटीज़न नहीं होता है। हम कहते हैं ऐसा, पर यदि आप लॉफुली देखो तो ऐसा नहीं होता है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताती है कि किस आदमी को किस टर्म्स पे सिटीज़न डिक्लेयर किया जाएगा, और यदि उसे सिटीज़न डिक्लेयर किया जाता है तो उसे क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड द स्टेट, वो ये भी बताता है कि स्टेट मतलब होता है गवर्नमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट है और हम जो सिटीजन्स हैं, हम दोनों के बीच कैसा रिश्ता रहेगा, मतलब एक गवर्नमेंट की हमारे तरफ क्या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी और हमारे गवर्नमेंट की तरफ क्या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी। सब्जेक्ट्स ऑफ द लॉज टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट,
कोई भी गवर्नमेंट किस किस चीज़ों पे लॉ बना सकती है। एक्चुअली इस चीज़ को मैं आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, पर एक नॉर्मली आपको एक जनरल आइडिया मैं दे देती हूँ। ये आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए, कि होता क्या है। जैसे मैंने आपको यूनियन गवर्नमेंट बताया था, स्टेट गवर्नमेंट भी समझाया था क्लास 6 में। तो यूनियन गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होती है हर स्टेट की जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट होती है। तो क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके पास अपने अपने सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स इन द सेंस जैसे फॉरेस्ट हो गया, आर्मी हो गया, मेडिकल हो गया, ठीक है, इस तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उनके पास अपने अपने सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे वो लॉ बना सकते हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ही बताती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट किस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। रेस्ट्रिक्शन ऑन गवर्नमेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट, और ये भी बताता है कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, उसके उसके जो पावर्स हैं उस पर कितनी रेस्ट्रिक्शन है। कोई अनलिमिटेड पावर नहीं मिलती है हमारी गवर्नमेंट को, उन पे भी रेस्ट्रिक्शंस है बहुत सारी। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन। हर कंट्री में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके हिसाब से वो चलती है। येट द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज डिफरेंट, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर अलग होता है। नेचर इन द सेंस होता है कि जैसे सेलेंट फीचर्स की बात कर ले, है ना, तो सेलेंट फीचर्स में हमें ये बताया जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक क्यों है। यूनिक इन द सेंस ऐसी क्या चीज़ें हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाकी कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ अलग है। तो ये जो मैं कुछ अलग की बात कर रही हूँ, यही होता है नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर कंट्री अलग होती है, कोई कंट्री छोटी होती है एरिया वाइज, कोई कोई कंट्री का एरिया जो है बहुत बड़ा होता है, किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, किसी कंट्री में बहुत कम पॉपुलेशन होता है, प्लस बहुत सारी चीज़ों से अलग अलग कंट्रीज़ एक दूसरे से अलग है। और इसी कारण से ये ज़रूरत पड़ती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बने, हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उसकी नीड के हिसाब से बने कि वो कंट्री का पॉपुलेशन कितना है, उस कंट्री का जो पैसा है वो कितना है, वो कंट्री का एरिया कितना है, इस हिसाब से एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है। देयर आर डिफरेंसेस ऑफ हिस्ट्री, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चरल ट्रेडिशंस एक्सेट्रा बिटवीन द कंट्रीज। जैसे मैंने आपको बताया किसी भी कंट्री की जो हिस्ट्री है कि पहले समय लोग कैसे थे वो बहुत अलग होती है। सोशल स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है। सोशल स्ट्रक्चर मतलब होता है कि हर हर कंट्री का कल्चर बहुत अलग होता है। कुछ कंट्रीज़ में कुछ चीज़ें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कुछ कुछ कंट्रीज़ ऐसी होंगी जहाँ पे कोई एक से ज़्यादा शादी कर सकता है। कोई कंट्री में ऐसा कल्चर होगा कि नहीं कर सकता। तो कल्चर के हिसाब से भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, ट्रेडिशंस के हिसाब से भी बनाया जाता है। सिमिलरली देयर नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो माइट बी डिफरेंट, और हर कंट्री की जो ज़रूरत है और ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो गोल हैं जो अचीव करना चाहती है कंट्री, कोई कंट्री का गोल होता है कि उसके सारे जितने भी लोग हैं वो उनका वेलफेयर हो। किसी कंट्री का गोल होता है कि कंट्री में बहुत ज़्यादा पैसा आए, तो उस गोल के हिसाब से भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। ईच कंट्री ट्राई टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ नॉट ओनली सूटेड its need and objective but also is in tune with its distinct nature। हर कंट्री एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहती है जो उसकी नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स को तो पूरा करे ही, लेकिन उस कंट्री की जो जो अलग बात है उस अलग बात के साथ भी वो कंपैटिबल हो। ये चैप्टर मैं आपको बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये नया है आपके लिए, और हर कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ को डेप्थ में समझना बहुत ज़रूरी है। डू यू नो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रीज लाइक USA एंड इंग्लैंड, that is UK, is carried out as per their respective constitution। जैसे कंट्री है USA हो गई, UK हो गई, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, बट दिस टू कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिफरेंट, पर इन दोनों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1789। 1789 में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स पे आया था, मतलब हो सकता है पहले वो बन गया हो, लेकिन इस दिन से वो इम्प्लीमेंट हुआ था। ये इकलौता एक लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 7 आर्टिकल्स हैं।
और 225 ईयर्स के बाद भी जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है, मतलब इतने सालों पहले बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन आज भी वहाँ फॉलो होता है. इंग्लैंड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सेवरल सेंचुरीज. द रूल्स ऑफ रनिंग द कंट्री हियर आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस. इंग्लैंड की हिस्ट्री है कि यहाँ पे जो भी रूल्स होते हैं वो कन्वेंशंस के फॉर्म पे होते हैं, या उनके नॉर्म्स या उनके ट्रेडिशंस के फॉर्म पे होते हैं. मतलब ये लोग ज़्यादा कि पहले क्या क्या ट्रीटीज़ की गई थी, पहले क्या क्या लॉज चलते थे, क्या क्या इनका कल्चर है, इनका ट्रेडिशन है, उस हिसाब से ये लोग लॉ बनाते हैं, अपनी कंट्री को रन करते हैं और यही चीज़ वो लोग फॉलो करते हैं. द मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन. जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैग्ना कार्टा जो 1215 का मैग्ना कार्टा फॉर्म हुआ था, उसके बाद ही डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन हुआ. इंग्लैंड में भी रिटन रूल्स है, लेकिन जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन उसे माना जाता है कि पहले वो अनरिटन था, वो प्रॉपरली ऐसा लिखा हुआ नहीं था, ऐसा माना जाता है. नेसेसिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ गवर्निंग अ कंट्री विद द हेल्प ऑफ रूल्स और प्रोविजंस इंक्लूडेड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जब किसी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए रूल्स या उसके प्रोविजंस के द्वारा गवर्न किया जाता है, उसके द्वारा उन्हें रूल किया जाता है. गवर्नमेंट हैज़ टू फंक्शन विद इन अ सेट ऑफ रूल्स. जो गवर्नमेंट होती है उसे कुछ फिक्स रूल्स के हिसाब से ही फंक्शन करना पड़ता है. दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द मिसयूज ऑफ द पावर एंड अथॉरिटी दे हैव बिन गिवन. जब किसी भी आदमी को कुछ फिक्स्ड रूल्स और से काम करना पड़ेगा और उनकी जो पावर है वो भी लिमिटेड रहेगी, तो वो मिसयूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि वो मिसयूज़ करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें उसी समय जुडिशरी रोक देगी, क्योंकि उनकी पावर फिक्स्ड है और अनलिमिटेड पावर किसी भी आदमी को नहीं दी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने. अ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ द सिटीजन. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें राइट्स और फ्रीडम हमें बताए गए हैं एक सिटीजन के. गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे दीज राइट्स. और गवर्नमेंट के पास हक नहीं है कि वो किसी भी आदमी के जो अधिकार हैं या उनकी फ्रीडम है उसे ले सके. क्या क्या राइट्स होते हैं ये हम आगे चैप्टर फंडामेंटल राइट्स में डेप्थ में पढ़ेंगे. देयरफॉर पीपल्स राइट एंड फ्रीडम्स आर सेफ गार्डेड. इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी राइट्स और हमारे जो फ्रीडम है उसे प्रोटेक्ट करके रखता है. इसीलिए हम अपनी कंट्री में आज़ादी से रह पाते हैं. Running a country as per the provision of the constitution is the same as establishing the rule of law. किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाना ऐसा ही है जैसा लॉ के हिसाब से चलाना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी लॉज ही होते हैं. देन देयर इज़ नो स्कोप फॉर द मिसयूज ऑफ पावर और हाई हैंडेड एडमिनिस्ट्रेशन. और इसी कारण से कोई भी आदमी हम लॉ का मिसयूज़ नहीं कर सकता, उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता, चाहे उसके पास कितनी भी पावर हो या वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हो. If a country is run as per the constitution, the faith that the common people have in the government increases. यदि किसी कंट्री को उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाते हैं तो लोगों का जो गवर्नमेंट पे भरोसा है वो इंक्रीज़ होता है. क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, गवर्नमेंट की हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी अनलिमिटेड पावर नहीं देता है, सबकी पावर जो है बहुत लिमिटेड होती है. इसीलिए यदि हमारी गवर्नमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल. लोगों की भलाई के लिए ही बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को. तो आप खुद सोचिए, यदि गवर्नमेंट उसे फॉलो करेगी तो लोगों का भला ही होगा, इसीलिए लोगों का भरोसा भी उस गवर्नमेंट पे बढ़ जाता है. दे देन become keen on participating in the activities of government. Democracy is strengthened due to increased participation of the people. और इसके बाद क्या होता है, जो लोग होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करने लगता है. सबसे बड़ी एक्टिविटी है वोटिंग.
वोटिंग जैसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। आप खुद सोचिए, यदि लोगों का भरोसा नहीं होगा गवर्नमेंट पे, तो वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनकी बातें नहीं मानेंगे, जो गवर्नमेंट चाहती है वो नहीं करेंगे। तो जब लोगों का भरोसा होता है गवर्नमेंट पे, तो ही वो गवर्नमेंट के साथ चलते हैं, और इससे डेमोक्रेसी की भी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोग पार्टिसिपेट करने लगते हैं, और हमारी गवर्नमेंट जो बनी है वो लोगों के लिए ही बनी है। Constitution presents some political ideals before the country. The nation is also bound to act in that direction. It creates an atmosphere conducive to attain world peace and security and preservation of human rights. हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे सामने कुछ पॉलिटिकल आइडियल्स प्रेजेंट करती है। क्या होते हैं पॉलिटिकल आइडियल्स? कि हमें किस तरीके से चलना है, हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। अब देखिए, हमें राइट्स तो वो देती हैं, पर साथ ही हमारे सामने कुछ वैल्यूज़ रखती हैं कि आपको ऐसे काम करना है या आपको इस तरीके से वर्क करना है, तो आपका भी वेलफेयर होगा और आपके साथ रह रहे जितनी भी पॉपुलेशन है पूरी कंट्री की, सबका फ़ायदा होगा। और पूरी नेशन उसी डायरेक्शन में एक्ट करती है जैसा कि गवर्नमेंट कहती है। तो एक एटमॉस्फेयर एक कंट्री में क्रिएट होता है जो पीस का होता है, शांति रहती है कंट्री में, क्योंकि यदि लोग गवर्नमेंट की बात मानेंगे तो किसी तरह का वॉयलेंस नहीं होगा, किसी तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और सिक्योरिटी भी हमें मिलेगी। क्यों सिक्योरिटी मिलेगी? हमारी गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी देगी। साथ ही साथ हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स मतलब वो राइट्स होते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं। जैसे ह्यूमन राइट मतलब होता है आप आराम से चल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, ये सब आपके मानवाधिकार है। मतलब ये राइट्स आपको गवर्नमेंट नहीं देती, ये नेचुरली आपके पास हैं। तो वो भी हमारी गवर्नमेंट हेल्प करती है कि हमारे नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स हमसे कोई छीन ना पाए। Since the Constitution also includes the list of citizens' duties, it fixes the responsibilities of citizens as well. तो इतने देर तक हम जिस बारे में बात कर रहे थे वो कर रहे थे गवर्नमेंट की ड्यूटी की, कि एक एक जो गवर्नमेंट होती है उसकी क्या जिम्मेदारियां होती है। लेकिन जैसे कि हम आगे चैप्टर्स में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पढ़ेंगे, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये बताया जाता है कि एक गवर्नमेंट के साथ साथ सिटीजन्स की क्या क्या ड्यूटी होती है, उनकी अपने देश के तरफ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो भी हमको बताया जाएगा। तो बच्चों, यदि आपको कुछ भी डाउट हो, आपको कुछ भी नहीं समझ आए, तो आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड मैं फिर से आपको ये सजेशन दूंगी कि जो भी वर्ड आपको नया लगता है आप उसे अंडरलाइन कीजिए, उसका मीनिंग जानिए। और यदि आपको ये जो सब्जेक्ट है इंटरेस्टिंग लगा, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरेस्टिंग लगा, तो आप इसके बारे में और सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की जिम्मेदारी ही होती है। तो आप यदि ये सब पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको इतनी छोटी एज से इतना नॉलेज हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।